जैसा कि हमने आज लिखा है, हाउ टू हील योर पेन। वैसे तो एडिक्शन की बीमारी में या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, और मतलब लर्न करने को, अप्लाई करने को, समझने को। क्योंकि इस इन बीमारियों की बहुत पहलू है। मतलब जितने हमारे ज़िंदगी के पहलू हैं ना, जितने थॉट्स हैं, उतने ही पहलू इस बीमारी के भी हैं। जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि क्योंकि ये एक बीमारी है और हम एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो हर बीमारी का एक डेफिनेशन है, एक कॉज है, एक ट्रीटमेंट है, उसके साइन और सिम्टम है, लक्षण है बीमारी के। ठीक है। तो जिस तरह से बाकी बीमारियों के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हार्ट के पेशेंट के लिए डॉक्टर कुछ और बोलेगा, डायबिटीज है तो उसके लिए भी हिदायतें देगा, है ना, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है। तो इसी तरह से ये बीमारी का जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, जो एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करके, एक्सपर्ट्स ने काफ़ी मतलब काफ़ी साल सब कुछ बहुत कुछ ऑब्जर्व करके ये रियलाइज किया कि फैमिली इस ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जबकि फैमिली को पहले ऐसे इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर जाहिर है जब साइकियाट्रिस्ट पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे तो उनको जो जो कमी पेशियां आई, उनको जो जो समझ में आया, अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज किया कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज कुछ साल पहले फैमिली इंटरवेंशन नहीं होता था। अब फैमिली इंटरवेंशन नाम की डिग्री है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। फैमिली इंटरवेंशन मीन्स अब फैमिली को दखल देना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा। ये पेशेंट के बस की बात नहीं रही। जबकि एक पहले फिलॉसफी यही थी, मतलब पहले एस्पेक्ट यही था कि जब पेशेंट तैयार होगा वो खुद करेगा। बट लॉजिकली ये बात बनती नहीं थी कि अगर ब्रेन डिसऑर्डर है तो जिसका दिमाग खराब है वो कैसे समझ सकता है, वो कैसे कर सकता है। और इसी प्रेमाइसिस पे ही हमारा सारा मतलब रिसर्च टिका हुआ है कि जब हमने कह ही दिया कि ब्रेन डिसऑर्डर है, इसका मतलब पेशेंट खुद नहीं कर सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है पेन, पेशेंट का पेन, फैमिली का पेन। और क्योंकि फैमिली एक केयर गिवर है, एक केयर टेकर है, और फैमिली इस बीमारी की जर्नी में इक्वली हर्ट हुई है, उसको बहुत तकलीफ हुई है, तो वो भी अपने अंदर बहुत दर्द कैरी कर रही है। सारे नेगेटिव एस्पेक्ट, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, पेन, इनसिक्योरिटी, फियर, हेट्रेड, लो सेल्फ एस्टीम, तो ये सारी चीजें हमारे पेशेंट के अंदर भी है। बट क्योंकि पेशेंट साइंटिफिकली तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे, मेडिकली अनफिट है करने को, सो फैमिली को सिखाया जाता है पहले। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि अगर हमने अपने पेशेंट को हील करना है, ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को हील करना पड़ेगा। हील योर सेल्फ टू हील योर पेशेंट। आप क्या सोचते हो इस बारे में? नमस्कार जी, आइए। प्यार तो हम सब अपने पेशेंट से करते हैं, इसलिए बैठे हुए हैं, राइट? मगर व्हाट अबाउट द नफरत, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, फियर? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, यस मैम, आप बताइए। अच्छा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो पेशेंट मैं वीडियो वगैरह सुनती रहती हूँ,
तो जो पेशेंट में सिम्टम होते हैं हमारे में भी आते हैं। तो जैसे पेशेंट में एग्रेशन है तो हमारे में भी एग्रेशन होता है, एंड वो अगर रिटेलिएट करता है तो हम भी करते हैं उसका। एंड देन उसको अगर वो स्लीपलेस नाइट बिता रहा है तो हमारे साथ भी यही होता है। समटाइम्स हमें लगता है कि पेन उसको है, हमें नहीं लगता पेन, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ तो अब थोड़ा सा पता चलना, ही इज आल्सो इन पेन, हम तो होते ही हैं, क्योंकि हम अपने पेशेंट को इस हालत में नहीं दे सकते। तो वो बहुत बुरा लगता है कि ही इज, उसकी फिजिकल हेल्थ। हम अपनी बात करें। अच्छा अच्छा, आप जितनी बार पेशेंट की तरफ जाओगे मैं आपको वापस लेकर आऊंगी। ओके, हम अपनी बात करेंगे। ठीक है। व्हाट अबाउट योर पेन? मैंने खुद को, मेरे को एंजाइटी होती थी। आई हैव एक्सपीरियंस एंजाइटी सिम्टम, डिप्रेशन एंड हेल्पलेसनेस, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते, वी डोंट नो हाउ, कैसे मैनेज करें, हमें समझ ही नहीं आता, बिकॉज सो बैफलिंग दिस। कोई भी ऐसा मोमेंट, ऐसा आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सबसे एटलीस्ट वन इंसिडेंट जो इस बीमारी की वजह से बहुत ह्यूमिलेटिंग रहा हो, शर्मिंदगी हो, तकलीफ हुई हो बहुत। सेम चीज हम पेशेंट के साथ कर रहे हैं, उसके बचपन के लेकर आज तक, उसके इंसिडेंट्स, उसके ट्रॉमा, उसके पेन्स को हम टटोल रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसिडेंट, एवरीबडी हैज टू थिंक, सब सोचेंगे। दिस इज रिगार्डिंग अस और जाहिर है पेशेंट उसमें होगा, हाँ। कोई भी इंसिडेंट। एक्चुअली एक दिन मैं रात को तो मैं सो ही नहीं पाती थी, बिकॉज मैं उसको हमेशा देखती रहती कि वो कब सो रहा है, कब जाग रहा है। और एक दिन मैं उठी तो मैंने देखा ही इज इन बाथरूम, और जो बाथरूम का जो सिस्टर्न होता है ना, जिससे पानी निकलता है, उसके ऊपर वो गिरा हुआ, और मैं एकदम घबरा गई, मैं क्या करूं इसके साथ। तो मैंने इनको उठाया, मैंने कहा देखो ये ऐसे हुआ, और लिटरली मेरे से तो उठता है, मतलब मेल पर्सन है, उसको उठाना कितना मुश्किल है। ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट द पेशेंट। तो मैं फटाफट भाग के गई कि मैं गार्ड को बुला के लाऊं सो दैट वी कैन हेल्प। और तब तक, जब तक मैं दरवाजे तक उठी, ही पुल्ड इट आउट फ्रॉम देयर, ही वाज नॉट एबल टू। उसको फिर हमने बेड पे बिठाया, और जैसे ही उठ, मतलब ही देन केम कॉन्शियस हो गया। फिर हमने बताया तेरे साथ ऐसा हुआ, कहता मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता। वो इंसिडेंट्स बहुत वो था कि शराब पीते हो लेकिन इस हालत में नहीं तो कि आप अनकॉन्शियस हो जाओ। बहुत तकलीफ हुई आप, हाँ, मेरे को बहुत तकलीफ उस हुई टाइम कि कैसी फीलिंग्स, इमोशंस आए आपके अंदर? हेल्पलेसनेस होती है, एंजाइटी बेबसी, होती है। बेबसी महसूस हुई, हाँ, और बेबसी होती है कि हम क्या करें, इसका हम क्या कर सकते हैं। और गुस्सा भी आता है कि क्यों ऐसा करता है। और एंजाइटी हुई जिस टाइम वो हुआ, तभी एंजाइटी में एकदम मैं भागी बाहर। अगर एंजाइटी नहीं होती तो मैं क्यों भागती। ठीक है। हाँ, और तब ये भी पता चला कि ह्यूमिलेटिंग इसलिए लग, अगर मैंने ये तो उस टाइम वो होश में आ गया, सपोज मैं लेके आती या हमें हेल्प मांगनी पड़ती तो इट विल बी तो कितना ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग होता एक गार्ड को, एक घर के सर्वेंट को, एक वर्किंग क्लास को, किसी को भी, मतलब किसी को भी, एक नेबर को ही बुलाना पड़ जाए। हाँ, ह्यूमिलेटिंग। वो ह्यूमिलेटिंग होता हमारे लिए, बिकॉज भी हम छुपाते हैं अपने पेशेंट को सारे, कि हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी बदनामी नहीं हो जाए। स्टिग्मा एक लगा हुआ है इस बीमारी के साथ, तो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग लगा उस टाइम मेरे को। और ऐसे ही दुकान पे भी ये पीता था, तो मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग लगता था, क्योंकि इट्स नॉट गुड थिंग कि आप गले पे बैठे हो और आप पी रहे हो और सब देख रहे हैं, तो ह्यूमिलेटिंग तो होता ही है। एक्चुअली आपका मैम? मैं अपने पेशेंट के बारे में इतना कहूँगी कि जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ड्रग्स करते हुए देखा तो मैं काफ़ी पेन में थी। उसके बाद बहुत सारे हादसे ऐसे हुए कि पेन के साथ हम निकलते आए हैं, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। पेन क्योंकि को थोड़ा और डिफाइन करते हैं कि उस टाइम क्या महसूस हुआ, आप उसको एक्सप्रेस करो। उस टाइम ये था कि वो अपने रूम में रात को सोया हुआ है, जैसे कि हम नीचे पार्ट में रूम में सोए हैं, वो ऊपर की बिल्डिंग में सोया है। तो रात को मुझे कुछ आवाज़ आई जैसे कि लाइटर जल रहा है। तो मुझे ये था कि स्मोकिंग करता था, ये थोड़ा था मुझे आइडिया, बट उस टाइम वो ड्रग्स कर रहा था।
तो जैसे मैं ऊपर पोर्च पे गई तो मैंने देखा कि वो स्मोक कर रहा है, काफ़ी धुआँ-धुआँ पूरा कर रखा है। तो फिर मैंने देखा और उसने एकदम से मुझे देख के पीछे रोड पे फेंक दिया कि मम्मी को पता ना चले कि ये क्या चल रहा है। तो मुझे घबराहट हुई कि ये सब कुछ क्या है? ये स्मोकिंग तो नहीं है, कुछ और है। फिर मैं पीछे रोड पे गई, वहाँ से मैंने वो सामान उठा के लेके आई। मैंने देखा कि ये तो कुछ और है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हम पीड़ा में रहे काफ़ी लंबे टाइम तक कि ये क्या चीज़ है, हमने कभी लाइफ़ में भी नहीं देखी थी वो चीज़। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम काफ़ी पीड़ा में रहे उस चीज़ को लेके। काफ़ी टाइम तक हम सो नहीं पाए, रोते रहे, समझाते रहे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। उसके बाद काफ़ी ऐसे हादसे हुए हमारी लाइफ में, तो हमने यही सोचा कि अब यहाँ पे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। काफ़ी हुआ है ये। मैम। Yes. Anything which really broke you as a sister? So there were things, but I will not. They were not directly. I was never directly into the situation where he did something to me, or he did something right in front of me. I was like a passive, like a spectator to so many things, but it definitely hurt me very badly inside. My biggest pain with my brother is definitely the way he has been with my parents, because it is very tough to see your parents suffer through the hands of their own son. We always we knew that he's into drinking, that he's gotten into drugs. And whenever we used to come, because we are married and I'm based in Noida, so I almost come like once in a year. So there have been times when we came here for our vacations, and the most hurtful thing was to see his closed door to the room all the time. So I felt that I have always seen him like a little brother. He's 6 years younger to me, but whenever I came back to my mom dad house, I always see a closed door for him. I so much wanted to talk to him, but he was into his another world. Day mein he used to sleep, night mein he used to wake up, and do his what all sort of things he wanted to do. Sometimes he used to get really high, and then there have been times he woke me up from my sleep in the middle of the night at 1:30, 2 a.m., and he used to pour his heart out. Where I could see that I knew that he was in the effect of the alcohol or the drugs, but he only talked about love he had for us as sisters, for his parents. But mornings he was a complete changed person. And then, but we were not. We were definitely in our own senses. I knew he was not in a sane mind. But I always used to, get in the morning and think that this guy has the feelings, he has the emotions. What happens to him? What takes over? What is the demon that takes over him in the morning, in the daytime? And I used to feel, so I don't know, I don't even know how to express that. Void. I had a void. That I don't know whom should I connect to. That person who woke me up at 2 a.m. in the night and told me that all what he wanted to do for his parents, for us as sisters, or to the person who wakes up in the morning who doesn't even know where we are. And it's vice we versa in are. the morning. He actually, the one thing which shook me was, so we had a dog. I got married in 2019. He always wanted to keep a dog, but he did not get a dog till the time I got married, because he knew how much I am scared of pups. I got married 10 days after I am gone out of the house, he gets a puppy. Although like a brother, he tells me, "Aapki replacement le aaya hu." But somewhere I always wanted to look for that positive side. I always knew that because you didn't get the puppy before because you knew that how I am scared of him. That is your love for me. That meant a lot to me. Yes, he did not want to bother me, so he did it after I was gone. मुझे ये बोलता था कि आपकी replacement आ गई है, and now I am happy. The day that, and he's loved that dog of ours insanely. I have never seen him cuddle. I have never seen him love any other living being on this earth the way he used to. He was like a baby to him. The day he passed away, all of us, we were anyways are in our own houses. Only mom, dad were there. Mama calls me that his name was Buzo. She says Buzo is gone. And
at our respective houses, all the sisters are crying, we are howling. Even if we were so scared, but 14 years down the lane, and a dog is like literally, you know, Family somebody you member. love from deep within. We were crying, we were howling. I asked mom, where is Nishant? She tells me that he is on his way to Ludhiana. I told him, did you call him? She said, he knows. He knows. So he's not coming back. He did not turn back his car. He did not come back to even see him for the last time. He did not bother कि उसके whatever the last rites were, how are they being managed. He just went on ahead with his plan, which he always had in the evening to go out with his friends or wherever he used to go out. So one day I called him. I asked him. I met him and I asked him, Nishant, Buzo went away. You did not even come back. You did not even see his face once. तुझे देखने का मन भी नहीं हुआ. जाना ही था उसने तो क्या हो गया. आप ये सोच के खुश हो ना कि उसने 14 साल बहुत अच्छे से बिताए. And that day I again went into a shock. That was the right emotion I had, the shock, because I felt that this was one living being whom he had loved probably more than himself. One living being whom he is not hurt in any case. He did not even have emotion to see him off, or he was so disconnected with that living being also. So I was like, I don't know what emotion should I hold for him. Is he even a human being? That was the right emotion I had. That इसके दिल में, इसके अंदर एक दिल है या मैं इंसान भी है या नहीं. Exactly, that's what I went through. That सर्च के ये वही मेरा भाई है जो मुझे रात को 2 बजे उठा के ये बोलता है, और एक ये वही है जो जिसको फर्क भी नहीं पड़ा कि वो चला गया. And my next word was this, कि Nishant, you only loved that dog because that one dog did not have a tongue to revert back to you anytime, because dogs only know how to love back. I actually said that कि वो कुछ तुझे नहीं बोला इसलिए शायद तूने उसको इतना प्यार किया. बाकी हम सब जितने भी लोग हैं हम तो बोलते हैं ना. एक as a human being we will always answer back, we will always argue, we will not always understand. Anyway, we did not know that he was a patient at that time, so we always took it in the other sense. I told him कि सिर्फ उसको इतना प्यार किया क्योंकि उसके मुंह में जबान नहीं थी. So I did feel a disgust. So also let's at see that today time. when Nishant hears your data intervention, what he feels. कोई आपका बहुत तकलीफ दाए, कोई ऐसा टाइम जिसने हिला कर रख दिया आपने पेशेंट को ऐसे देखना. पेशेंट को मैडम जिद्दन दिल्ली आया हस्पताल तो फोन किया कि मम्मा मैनू ना दिल्ली से आन के लेके जाओ. मैं कि इत्थों इंडो कनेडियन आउंदियां लेके ते आ जाओ. ते कहंदा नहीं मम्मा मेरे ते तुरिया नहीं जाता, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੋ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ. ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਮੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਜੰਨੀ ਆ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ. ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ. बस इस तरह बेचैनी बहुत जो ज्यादा. 11 बजे से लेकर हाँ 5 बेचैनी, बजे तक 5 जब वो नहीं आया, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस है कि फोन करके पता नहीं की कंडीशन है, कितने आए हो, पता कितने है मम्मा, इतने आ गए हैं, बस तुसी इन्ने बजे इसी घरे पहुंच जाना. ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਆ, ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ. ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਕਦਮ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਟੀਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਟੀਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ.
ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ 7 ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਕਿ ਦਾ ਸਾ- ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ- ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਕੇ ਚਾਅ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਵੱਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੂੰਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਛਪ ਗਿਆ ਹੈ वो। ਹਾਂ, हाँ, ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋर्ट ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਤੋੜ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ 30 ਕਿ 40,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਉੱਥੇ। तो दिल्ली पहुंचते ही सब तो पहले वो 40,000 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮੈਮ? ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਉਲਝ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ 8th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੈਪਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੰਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਚੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आपकी फीलिंग्स एज मदर? ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈਏ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। मतलब ये कब की बात है कि वो सारी रात घर से बाहर वो रहा? मतलब 10th क्लास से मतलब वो जब लगा ना, तो ये +1 की बात है मेरे को लगता। मतलब मैं बता रही हूँ 8th क्लास तक तो वो मेरे हाथों में ही था। मतलब 9th और 10th के बीच में वो मेरे हाथों से थोड़ा सा अलग हुआ, बस उसी के बीच में ही मतलब वो पता ही नहीं लगा अंदर अंदर कब वो हो गया। क्योंकि उसकी ना थोड़ी हैबिट भी ऐसी थी, वो थोड़ी जिद्दी है, मतलब जिद से वो हर एक चीज ले लेता था। तो हमें लगा वो ऐसी जिद कर रहा है, मतलब कि जब उसकी हैबिट और ये मतलब सब मिक्स हो गया, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आई मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब वो 2 सालों में मतलब जैसे ही मेरे हाथों से निकला, मतलब बीच का गैपिंग पीरियड तो कोई आया ही नहीं। जैसे एक बच्चे को हम थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वो अपने आप करता है कुछ, वो पीरियड नहीं आया। बस एकदम से वो बड़ा ही हो गया, मतलब छोटे से एकदम ही बड़ा हो गया वो। इस पेन में जैसे आप महसूस कर रहे हो, उसमें कोई गिल्ट भी आपको आता है, आया था किसी भी तरह का? हम मतलब- पेन की बात करें ना, मतलब किसी भी मुझे तरह ऐसे की लगता है कि शायद हमसे ही कोई भूल रह गई, हमने अच्छी तरह से उसको मतलब पाला नहीं है। मतलब इसी वजह से पता नहीं वो ऐसा हो गया, क्योंकि कुछ उसके पापा भी पहले ऐसे ही थे, मेरा ध्यान पता नहीं उनकी तरफ ज्यादा चला गया, मतलब बच्चे की तरफ ध्यान कम गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वो ऐसा कोई हो गया। गुस्सा उसके लिए? गुस्सा मतलब इससे पहले तो गुस्सा था, मतलब गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ। मैंने कहा जब तू मरेगा ना मैं बर्फी बांटूंगी लोगों में, मैं उसको यहाँ तक बोल देती हूँ। मैंने कहा तू जा रहा है तो ट्रक के नीचे आया, तू नहर में छलांग लगा दे। मतलब इतना मन परेशान हो जाता है। मैंने कहा तेरे बगैर ही मैं ठीक हूँ। मतलब फिर सोचती हूँ, मैंने कहा इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं है जिंदगी में। बड़ा पेनफुल होता है फॉर अ मदर जब अपने बच्चे को वो कर्स कर रही होती है। आप सोचो कि उसकी पेन कितनी उस टाइम पे होती है कि शी फाइंड नो वेज, और उसको लगता है कि जा, मतलब जिस दिन तू मरेगा उस दिन मैं बर्फी बांटूंगी।
मतलब इतनी पेन हो रही होती है कि हम ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द, ऐसे स्टेटमेंट्स मेक कर सकते हैं। मैं तो एक्चुअली सबकी बातें सुन के काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ। अ, हम्म, मेरे लिए एक सबसे शॉकिंग जो था, बिकॉज माई चाइल्ड हैज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो कैसे मैं बयान करूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा था वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और रेगुलरली पढ़ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हर रिजल्ट के बाद में इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है। मतलब एक बच्चा जो कहता है मैंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ देनी है इंटर्नशिप में, और इंटर्नशिप के एंड में उसने फिर डिसाइड किया कि नहीं, आई विल कंटिन्यू और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाऊंगा, और उसने शुरुआत की। तो बीइंग फ्रॉम द मेडिकल साइड मुझे पता है कि ये ऐसी लाइन है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पुशी कि भी एक साल में तो एक पीजी की सीट ले ले और बैठ जा। अगर उसका इंटरेस्ट बन रहा है तो हम उसको कर रहे थे कि हाँ तो इंटरेस्ट के साथ में कर रहा है। लेकिन लास्ट जो पेपर हुआ मार्च में, उसके बाद में उसके पहले वाले पेपर में इसका रिज़ल्ट अच्छा था जो लास्ट ईयर 22 में था, बट ही डिडंट गो फॉर काउंसलिंग। हमने पुश भी किया, और कहीं ना कहीं मुझे ना अपना, जैसे हम होता है ना, हम अपने एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करते हैं। मैंने अपने टाइम भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो मेरे पेरेंट्स इनिशियली हेजिटेंट थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बना था लाइफ में, कि वो डिसीजंस मेरे लेने से, वो भी इट वाज आल्सो रिलेटेड टू पढ़ाई एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पेरेंट्स इतने साल पहले मुझे इतना, एंड देखो यहाँ पे आके मुझे पेट्रा की ज़्यादा पता चली, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बड़ौदा, तो वहाँ पे इतना नहीं है मतलब। तो मुझे लगा कि एज एज ए गर्ल चाइल्ड अगर मेरे फादर ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया, तो मैं अपने बच्चों को, कि अभी हमारे में चलो हमने रखा नहीं है डिफरेंस, लेकिन जब मार्च का रिजल्ट आया तो आई कैन स्टिल वेरी क्लियरली रिमेंबर, आई वाज सिटिंग इन माय लॉबी, आई वाज वाचिंग समथिंग ऑन टीवी, हिज फादर वाज नॉट एट होम, वो एग्जाम्स लेने गए हुए थे हिमाचल। तो इसने मुझे ऊपर से नीचे उतरा तो कहता मम्मा रिजल्ट आ गया। मैं कहा ओके। एंड मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जैसे इसने मुझे, क्योंकि आज मैं अपनी शेयरिंग करी हूँ इन अभी, हाँ, जैसे इसने लास्ट ईयर का जो इसके बाद में एग्ज़ाम्स भी दिए, रिजल्ट्स, दूसरे एग्जाम्स में रिजल्ट भी आए, और इसका कॉन्फिडेंस देख के तो मैं कहूँगी मेरे अंदर भी एक ना आ गया था। और मैं क्लियरली बोलती हूँ, मैंने कई लोगों को बोला भी जो मेरे क्लोज वंस थे, जो इंटरेस्टेड थे, कि मुझे इतना पता है कि इसका लास्ट टाइम से रिजल्ट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाए ना जाए ज़्यादा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। वो मुझे कॉन्फिडेंस बन गया था। और मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे लिए बूस्टिंग था या मैं अपने एरोगेंट थी, पर वो बच्चे की ग्रोथ देख के, बीइंग आई एम आल्सो इन दैट फील्ड, तो आप एक ऑब्जर्व करते हो कि एक चाइल्ड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और वो दिखा रहा है, रिजल्ट्स भी दे रहा है। ये जरूर कहूँगी कि कभी कभी वो जब अक्टूबर में काउंसलिंग की बात थी ना, जब उसने फोरगो की काउंसलिंग, तो मैंने उसको नर्वस देखा था। तो वो भी आप ये सोचते हो कि हाँ भाई, जब बच्चे ने, किसी ने ना इतना फर्म डिसीजन लेना है ना कि मैंने इस बार काउंसलिंग में तो नहीं थोड़ा जाना, नर्वस तो तो होगा ही। नर्वस हो गई होगा। मैंने इसके हाथ पकड़े, मैं बेटा इतने ठंडे हाथ क्यों है आपके ऐसे, नहीं 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 मैं ठीक हूँ। मैंने उसको थोड़ा लॉस्ट भी देखा, पर ये चीज़ें ऑब्वियस होती हैं कि आप सोचते हो कि भाई बच्चा जब ऐसा कहता, मम्मा कुछ अच्छा करने के लिए कुछ टफ डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं ना। मैं कहा बेटा वो तेरी बात ठीक है, स्टिल कहते नहीं मैं देख रहा हूँ। और आपको मैं बताऊँ, अक्टूबर में इसने फोरगो की काउंसलिंग, नवंबर में इसने जो पेपर दिया, जो अलग दूसरा एम्स वाला, उसका इसका ऑल टाइम सबसे बेस्ट उसका स्कोर आया था, उसमें रैंक आया था। तो वो हमें भी कॉन्फिडेंस बन गया कि देखो इसमें स्कोर अच्छा आया तो मार्च में डेफिनेटली। अब इसने मुझे आके बोला कि मेरा ना 1300 रैंक आया, तो दैट इज वेयर आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सो मच। तो और मैंने कहा कि इनिशियली मेरे मन में डेफिनेटली अपने बाबा जी को याद करती हूँ कि चलो बच्चे ने मेहनत की तो उसका आ गया। मैंने कहा दैट्स रियली गुड। हाँ, तो एंड नेक्स्ट ही सेड कि डोंट टेल एनीबडी, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी नेक्स्ट पेपर जो आएगा ना एम्स का आएगा, तो आई ट्राई कि उसमें भी और बेटर हो जाए मेरा। तो मैंने कहा बच्चे इतना ज़्यादा हमें आगे जाने की क्या ज़रूरत है, अगर ये आ गया है तो इसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं सीट अच्छी मिल जाएगी। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं आगे बात करने की। तो मुझे लगा कि एक वो था कि अपने में रखो, ज़्यादा भी बाहर ना जाओ, डिस्क्लोज ना करो, थोड़ी एक होती है ना, एक खुशी होती है। अच्छा, उसके पापा को भी मैंने कह दिया। अगले दिन मैं कॉलेज की, मैंने एक दो अपने बड़ी क्लोज वन से बात की। डेफिनेटली आपके कलीग्स होते हैं, देर ऑल्सो आपके साथ में, हम लोग 20-25 साल से इकट्ठे हैं, तो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते रहते हैं अपने बच्चों की कि हाँ ये।
और उस दिन निकल गया और मैंने फ्रैंकली किसी और से ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ दो अपने साथ वालों के। और लकीली डॉक्टर साहब इधर नहीं थे तो उन्होंने भी वहाँ पे फ़ोन पे किसी से बात की, बस खास नहीं बात हुई। अगले दिन शाम को मैंने ऐसे इसको बोला, मैं कहा बेटा तेरा रिजल्ट तो आया, तो वो एग्जैक्ट रैंक कितना आया? 1300, इट्स 1300 नहीं 1290 आया। तो मैं कहा ओके फाइन। तो आई सेड फाइन। देन मेरे दिमाग में फिर आया, मैं कहा तो कहाँ क्या मतलब होता है, आप देखना चाहते हो, एक खुशी होती है अगर आपके बच्चे का रैंक आया है तो आप देखते हो कि हाँ भी देखो ये यहाँ पे रोल नंबर है, रैंक है, क्योंकि हम बच्चों के हर एक देखते ही रहते हैं हम जब आता है रिजल्ट आते हैं तो मैंने कहा कि तेरा रोल नंबर है, वो हमको भेजूंगा मैं ऐसे करके, अब मैं इनको पढ़ने दो ऐसे करके, हाँ कि अब मैं तैयारी कर रहा हूँ मुझे पढ़ने दो। और फिर पता नहीं रात को तो मेरे को नहीं इतना हुआ, पर मॉर्निंग में उठ के ना मेरे हुआ कि मैं देख तो लूँ, बाई चांस मैंने देखा वो एडमिट कार्ड लगाया था सॉफ्ट बोर्ड पे, तो मैंने वो एडमिट कार्ड में देखा तो इसका रोल नंबर था वहाँ पे, और मैंने रोल नंबर स्कैन किया, उसमें डाला, वो पूरी लिस्ट थी, वो तो वेबसाइट पे मिल जाती है, पूरी लिस्ट होती है। और मैंने जब रैंक देखा तो मेरे तो पैर तले ज़मीन निकल गई। हाँ, इट वाज 21,000 समथिंग। एंड आपको मैं फ्रैंकली बताऊँ, उस टाइम पे मुझे रैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 21,000 was nothing for me. He would have gone for 50,000, doesn't matter. But the point was, why did he speak a lie to me? I just couldn't understand that point. I was literally, उस time पे I was missing my husband. There was nobody at home. He was sleeping अपने उसमें। मैंने कहा bye. How did he bring him up? He told such a big lie to us. मैंने कहा आज तक चलो मेरे बच्चे हैं, लेकिन किसी ने छोटा मोटा चलो आप करते हो, पर ऐसा किसी ने झूठ नहीं बोला। और मुझे ये नहीं था मैंने फलाने को बताया, मैं कहा टू हेल विद एवरीबॉडी एल्स, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा बच्चा मेरे साथ में इतना बड़ा झूठ बोले। और मैंने ना इमीडिएटली उनको फ़ोन किया, तो आई न्यू कि ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट सिटिंग फार अवे। ही स्टार्टेड कंसोलिंग मी कि नहीं तुम वरी मत करो ये वो। मैंने कहा मुझे रैंक से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे झूठ क्यों बोला, मेरे बच्चे ने मुझे झूठ क्यों बोला। और पता क्या, और बाद में मैंने इसको कन्फ्रंट किया उसी दिन मॉर्निंग में, तो मुझे इसने पता क्या बोला है, देखो आप ना वो बोलते ना पर्दा पड़ जाता है आंखों पे, आपको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है। वो मुझे कहता मुझे पता था आप तो पता कर ही लोगे, हाँ मुझे पता है आप तो। उसने एक ये भी बनाया हुआ था कि मम्मी पापा है ना, मम्मा स्मार्टर है, मम्मा ज़्यादा वो है, क्योंकि पापा के तो यूजुअली बिजी रहते हैं पेशेंट्स उसमें। तो मैंने कहा बेटा लेकिन व्हाट इज़ दिस, व्हाई कांट यू टेल मी द एग्जैक्ट रैंक, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? नहीं झूठ बोलना पड़ता है, वो वही वाली, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि वो डिल्यूजन है, ये हुआ है कि भगवद गीता में ये लिखा है कि कई बार झूठ बोलना पड़ता है और उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो। लेकिन आप वरी नहीं करो, अभी नेक्स्ट एग्जाम में मेरा आएगा। पर मैं उस दिन मतलब, और मैं लकीली कहूँगी बिकॉज आई हैव गुड कलीग्स, मैंने जाते उनको कहा कि देयर वाज सम मिसमैच। फ्रैंकली देखो झूठ आ जाता है हमारे में, मैंने भी झूठ बोला, मेरे बच्चे ने वही वाली शैडो डिजीज है ना, मेरे बच्चे ने भी ऐसा झूठ बोला, मैंने बाहर जाके झूठ बोला, मेरे में हिम्मत नहीं है सच बोलने की, मैंने तो बाहर जाके एक पेन ऑफ बिट्रेयल आया बच्चे की तरफ से, बड़ा बिट्रेयल, एक पेन ऑफ वो जो शेम का, शर्म का, उसने ह्यूमिलेशन। मुझे ये बोला कि मुझे पता है आप लोग सहन कर लोगे। मैं कहा बेटा इस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, आई कुड हैव डाइड, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, बस इतना मैंने बोला नहीं उस टाइम पे। पता नहीं अगर मैं बोलती वो ज्यादा प्रोवोकेशन हो जाता, मुझे तब इतना पता नहीं था, पर मेरे अंदर मन से यही था लिंक कि भी तो है कि डोंट हाँ, डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी बिकॉज़ हाँ, समवेयर ही न्यू इट हाँ, पर कि मेरे ही को इज गिल्टी, पर सो लेकिन ही नेवर वांटेड। मुझे वो नहीं ना पता, क्योंकि हम कभी भी बहुत ज्यादा कभी भी अचीवमेंट्स बच्चों की पहले भी हुई हैं तो हमने कभी फेसबुक पे नहीं डाला, कभी अपने ग्रुप्स में नहीं डाला। वी ऑलवेज यूज्ड टू बी ओके फाइन, कीप इट विद इन योरसेल्फ, वर्क ऑन दैट, एंड देन आई थॉट दिस इज आल्सो द सेम वे। लेकिन मेरे मुंह से तब निकलते रह गए कि मैं अगर उस स्टेज पे अगर बाबा जी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आई कुड हैव हैड एन अटैक आल्सो, कुछ भी हो सकता है। आई मीन स्टिल इन द 50s में That कुछ sudden भी हो shock सकता है। and मेरे को that उसके pain. फादर उधर बैठे, उनको पता चले, तो उनके मैम साथ कुछ हो सकता ये है। वाला फीलिंग आया कि इसने पूरी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी एज अ मदर? नहीं, ये मैं एक्चुअली नहीं कहूँगी बेइज्जती नहीं, क्योंकि पता क्या,
अब हो सकता है अगर मैंने बहुत सारे लोगों को बात की होती तो मुझे लगता, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने जाके अपने कलीग से कह दिया ना, एंड जब मैंने स्टार्टेड एक्चुअली आई वाज क्राइंग फॉर दैट बिट्रेयल एंड दे फाउंड कि मे बी शी फाउंड कि इसके बच्चे का रैग उतना नहीं आया इसलिए रो रही है, दे कंसोल्ड मी, इट वाज ऑल इन अ गाब, पूरा झूठ का गाब था उधर तभी, लेकिन वो मेरे को उन्होंने सहारा जैसे भी दिया जो भी है, लेकिन बट वो पेन आया। पेन बहुत पेन थी, इट वाज अ सवेयर पेन। एक ये भी चीज आई कि मेरे में क्या कमी रह गई है। मैंने आपको बोला ना, मेरे हाँ। में सबसे पहले ये बात आई है कि ऐसा क्या हमने किया कि इस बच्चे ने हमारे साथ झूठ बोला। हमने कभी भी किसी बच्चे के साथ में बैठ के नहीं बोला कि तुमको ये रैंक, देखो हम सुनते हैं ना पुशी पुशी पुशी, हमने कभी भी नहीं पुश किया। वो क्वेश्चन मार्क आता है, वेयर डिड मेरी अपब्रिंगिंग हाँ, तो का मेरी क्वेश्चन मार्क हाँ आता है। मेरी क्या हुआ? परवरिश में, मेरी उसमें हाँ, जैसे of आपने भी course, बोला कि of मेरी course मुझे परवरिश लगा। में और हमने कमी ऐसा रह क्या गई। कर दिया, बिल्कुल कमी रह गई। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने कहा कि हमने अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है हर एक को। अच्छा ये देखो एमबीबीएस में जब एंटर किया फर्स्ट ईयर में, एंड हिज गॉट जो भी जहाँ पे भी मुंबई गया, इसका जाते था ये कहाँ मैं आ गया हूँ, ये मेरी पसंद की जगह नहीं है, मुझे तो फिजिक्स पसंद थी। इसके पापा का पहले ये था, बेटा अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना तो लेट्स ड्रॉप इट, दोबारा से जेई में चले जाते। मतलब वी वर रेडी टू टेक सच वेरी स्टर्न, हम लोग बड़े ड्रास्टिक डिसीजंस लेने, रिस्की डिसीजंस लेने को भी तैयार थे और हमने बोला भी था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, आई एम नाउ लुकिंग बैक एंड आई एम सीइंग, एंड हम सबको मुझे लगता है कि हम गिल्ट से नहीं, मैं पीछे इनिशियली जब मैं इधर आई थी ना 8th मई को, मेरे में बहुत गिल्ट था, मैं बहुत गिल्ट से पीछे देखती थी ना, आई वाज फुल ऑफ गिल्ट। और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के इकट्ठे बहुत रोए, बहुत रोए इकट्ठे बैठ के, गिल्ट के मारे बहुत रोए। उसके बाद में मैंने इनको कहा कि बस अब रो लिया ना, निकाल दिया ना, अब जब पीछे मैं देखती हूँ, क्योंकि हर एक अपना है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यहाँ पे आके सीखा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। मैंने देखा मैं पीछे देखती हूँ ना, आई ऑलवेज थिंक विद दैट कि मैंने क्या क्या मिस किया। हमने उसको डिसीजन ड्रास्टिक दिया, लेकिन हमने उसको सपोर्ट नहीं दिया। उसको लगा पेरेंट्स ड्रास्टिकली डिसीजन तो ले रहे हैं पर ये मेरे लिए पता नहीं ठीक होगा, मतलब कम्युनिकेशन इतना क्लियर नहीं था। सिर्फ एक डिसीजन दे दिया कि हाँ बेटा छोड़ के आ जाओ, कोई बात नहीं, हम इधर बैठे, मतलब लेकिन आपने दैट इज अपने नॉट। पास को गिल्ट के साथ नहीं, क्रिटिकली ऑब्जर्व किया मैं कर रही हूँ, कि अभी ऐसी भी मैं कौन कर सी रही हूँ, चीज है। अभी भी मैं कई चीजें बैठ के लिखती हूँ, जब भी So, मेरे को टाइम होता है जस्ट अ मिनट, सो जो फैमिलीज ने लेट ज्वाइन किया है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं, हाउ टू हील योर पेन। कि जैसे हर बीमारी के ट्रीटमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी तरह से हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है कि फैमिली के अंदर जो पेन है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जब तक उनको हम हील नहीं करेंगे, हम पेशेंट को हील नहीं कर सकते। इसलिए आज हम वो शर्मिंदगी वाले, पेनफुल, दुखदाई मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं जो हमने अपने अंदर रखे हुए हैं। क्योंकि क्या है कि हीलिंग जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग, ठीक है, वो हम आज कर रहे हैं, दैट इज शेयरिंग। हील कैसे होना है, So हमने that यहाँ is पे one लिखा way. तो है कि है ना कि हील योर पेन। अब कोई पूछे कि वो पेन को हील कैसे करना है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा तरीका जो है वो हम आज सारे यहाँ पे बैठ के वो हम शेयरिंग कर रहे हैं। सो आप जब यहाँ से जाओगे, सो यू कुड फील दैट लिटिल लाइटनेस, अपने अंदर एक हल्का महसूस करोगे आप कि आपने वो सारी चीज़ें वेंट आउट की कहीं पे। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के वो चीज़, विद नो जजमेंट, बिकॉज यू डोंट फियर एनीथिंग, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग जज, ठीक है। सो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वो शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। और हमारा सबसे बड़ा कनेक्शन का जो वो पॉइंट है वो दैट इज कि हमारी पेन सबकी जो है ना वो सांझी है, एक जैसी पेन है। जस्ट लाइक दैट, प्रेशर कुकर आप पकड़े और उसकी सीटी ना बजे, क्या होगा एक दिन वो। Similarly, there's lot of many things as a family member, being a mother, being a sister, being a wife, ठीक है, जो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। एक बाथरूम में भी आप देखते हो कि वो थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली, बिकॉज इतना कुछ पास्ट में हमारे साथ इतना पेनफुल हुआ होता है कि हमने कभी वो बात ही नहीं किया होता, जस्ट बिकॉज आउट ऑफ जजमेंट कि लोग मेरे को ना समझेंगे, और रादर दिल क्वेश्चन माय अपब्रिंगिंग। तो मैं अपने अंदर वो चीजें इतनी दबा कर रखती हूँ,
और ये जो सेशन इट्स लाइक मोर ऑफ दैट कि जब सुबह मैम ने पूछा क्या करें, मैं कहा लेट्स डू दैट कैथारसिस कराते हैं फैमिलीज का, क्योंकि हमारे साथ हमारे पेशेंट्स करते हैं। तो आज आप लोगों का हम कैथारसिस करा रहे हैं कि ठीक है कि मतलब वो जो एक बर्तन जो भरा पड़ा है पहले उसको हम खाली तो करें, आपकी पेन को तो पहले हम बाहर निकालें, सो दैट द न्यू थिंग्स कैन बी फिल्ड इन दैट। क्योंकि हमने बहुत बड़ा काम करना है एज अ केयर टेकर, एज अ फैमिली मेम्बर। हमने पेशेंट की बीमारी को समझना है, उसको सपोर्ट करना है। वो हम नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो कब करेंगे, जब हम पुरानी चीज़ें कुछ खाली करेंगे। बहुत है ना? सारी पेन है, गिल्ट है, शेम है, सेल्फ डाउट, resentments है, सेल्फ ठीक है डाउट कि बहुत आ जाता है। इसने मुझे जानबूझ के तंग किया, मतलब बहुत कुछ, एवरीथिंग वी आर गोइंग एट। लो सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर चल रही है, हम लोगों से छुप रहे होते हैं, बता नहीं पा रहे होते हैं। सो लॉट मेनी थिंग्स जो हमने ओवर द इयर्स ये इस बीमारी में मतलब एक्सपीरियंस किया है। सो वी जस्ट वांटेड कि आपके अंदर गिल्ट, जैसे आपने बोला, ठीक है, आपने रिजेंटमेंट, आउट ऑफ रिजेंटमेंट बंदा कहते कि तू मरेगा तो उस दिन मैं चैन पावांगी, ठीक है। सी दैट इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट, अ हार्ड स्टेटमेंट कि उस दिन मदर की कितनी सैचुरेशन होगी कि शी वांटेड हिज सन टू डाई, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे हमारे एम्बैरेसिंग ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस है 4 रिश्तेदारों के बीच में, वी हैव सीन दैट पेशेंट, पता ही नहीं क्या हाल है उसका। सो दिस कैथारसिस ऑफ इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वो तब होगा जब आप अपनी चीजें बोलेंगे यहाँ। मैम आप करोगे एज अ सिस्टर व्हाट यू हैव सब सोच के रखें, सबके पास आएगा। सबसे पहले एक मेन इंसिडेंट तो था ही, बट इवन वन थिंग जो बहुत मुश्किल लगती थी वो उसकी पहले भी किसी ने बोला था कि द वे वो मम्मा पापा के साथ कैसे बिहेव करते थे, कि वो जब से मुंबई से आए थे उस टाइम पे तो मुझे लगता था कि उन्हें अपनी आगे की लाइन का भी, कि फ्यूचर में क्या करना है, वो सारी भी प्रॉब्लम्स का है, स्ट्रेस है। तो इवन दो वो एंगर आउटबर्स्ट होते थे, वो आइसोलेट हो जाते थे थोड़ी देर के लिए, 2-3 दिनों के लिए। मैं ऐसे सोचती थी कि आई गेस टाइम बहुत डिफिकल्ट है तो इसलिए वो हमसे बोल नहीं पा रहे। पर फिर भी बाद में भी कभी ऐसा होता था कि वो मम्मा पापा के साथ बीच में तो अच्छे से बात करते थे, पर कभी कभी वो जो बुरे वाले ताने होते हैं वो वाले देते थे, कि या फिर उन पे इतना ज़्यादा ब्लेम जब थोपते थे, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। हाँ, एंड मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ कह नहीं रही होती थी उन्हें। तो ओवर टाइम ऐसा होता था कि मुझे जब भी मम्मा एंड भैया बात कर रहे होते थे, बीच में एक बैक ऑफ द माइंड पे एक थॉट आ जाता था कि वो मम्मा को कुछ कह तो नहीं रहे, ऐसा मम्मा से ऐसे गुस्से से तो नहीं बात कर रहे। वैसे एक चीज़ हमेशा रहती होती थी। बट मेन जो भी हुआ कि जिस दिन वो उन्हें लेके आया था, जिस दिन उनका मेन एक एपिसोड हुआ था, उस टाइम पे जब मैं वॉशरूम में थी, मुझे मम्मा एंड भैया के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे सुनाई दे रहा था कि मम्मा को गालियाँ दे रहे हैं। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, मैं बहुत देर से भैया जो भी कहते हैं मम्मा पापा को, मैं कुछ नहीं कहती, आज मैं उन्हें बोलूँगी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मैं जब बाहर गई तो मैंने चीख के उन्हें बोला कि आप ऐसे मम्मा को क्यों कह रहे हो, मम्मा डर रहे हैं। और फिर मम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, बिकॉज़ मम्मा कहते कि उन्हें पता था कि वो डायग्नोज, कि उन्हें ब्रेन डिसऑर्डर है। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, तो मुझे लगा आप मम्मा को ऐसे क्यों बोल रहे हो। एंड उस टाइम पे वो वही डिल्यूजन्स में थे एंड काफ़ी एग्रेसिव थे। पर उस सारे इंसिडेंट के कारण एक जो चीज़ आ गई थी, एक डर आ गया था। एंड वो कल जब एसोसिएशंस की आप बात कर रहे थे, कि जब वो अपने डिल्यूजन में थे एंड एक गाना लगाया हुआ था, थोड़ी टाइम के लिए मैं वो गाना ही नहीं सुन पाती थी, बिकॉज मुझे वो चीज़ याद आ जाती थी। मुझे लगता था कि मैं अब ये गाना कभी नहीं सुन पाऊंगी, बिकॉज मुझे पता है कि वो कि मैं एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग कि जितना डिजीज ऑफ एसोसिएशन फॉर पेशेंट है, कि अगर वो कोई पर्टिकुलर जगह पर बैठ के नशा करता था पेशेंट, अगर उस जगह को देखेगा तो उसको उसका नशा याद आएगा ही आएगा। इसी तरह से हमारी भी एसोसिएशंस बन चुकी हैं। मेरी आज तक मेरी और मेरे बेटे की एसोसिएशन है ड्राइविंग के साथ, कि जैसे ही फास्ट हुई या एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बिकॉज
ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डिजीज बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे उस हाथ। सो जिस तरह से हमारे दिमाग में ये चीजें छप चुकी हैं, अगर हम इन पे काम नहीं करेंगे, एक है हम भूल नहीं सकता दिमाग कभी, बट ये कि वो चीजें हमें पेन ना दे, दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क। एंड नॉट जस्ट दैट, पर जैसे कि वो अपने जब एडमिट नहीं हुए थे हॉस्पिटल में, उससे पहले उनका जंक फूड का काफ़ी इंटेक बढ़ रहा था। तो अभी भी जब, बिकॉज अब तो कंट्रोल्ड है, बट देन अभी भी जब मैं कल आई थी घर पे एंड मैंने देखा जूस पड़ा हुआ है, वो दिमाग में एक गुस्सा सा एंड वो तंग सा आ जाता है कि अभी भी क्यों कर रहे हो, कि जूस पीने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने बोला है नहीं पीना है। She asked me कि जूस अलाउड है ना, आपने रखा क्यों आप अंदर देख जूस रहे हो रखा है? मतलब पैनिक एंड फियर ऑफ इमरजेंसी बटन फैमिली का कैसे ऑन है कि एक छोटी सी चीज जूस टच कैन टेक यू देयर इमीडिएटली कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, फिर से तो नहीं हो गया। And this is like the term we called it paraphernalia, ठीक है, मतलब इसमें कि small objects, small मतलब कोई situations, the places, they can trigger you back to that मतलब पुरानी वाली कि यही होने वाला, मतलब that's panic वाला मोड आपका ऑन हो जाता है। जैसे पेशेंट का लाइक अ वेरी क्लोज कनेक्शन इफ ही इज वो ड्रिंक के साथ पीनट्स खा रहा है, तो व्हेनेवर ही सी पीनट्स तो उसका एसोसिएशन क्या जाएगा कि मुझे चखने के साथ शराब भी चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या बना, जूस, कि इसको समझ नहीं आती अभी तक, कि अभी भी अपनी हेल्थ को लेके इज नॉट कॉन्शियस कि ये चल ही नहीं रहा है इसका। सो ये जब चीजें आती है तो आप देखना आपकी डीलिंग आपके लव्ड वन के साथ फिर चेंज हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल को इलैबोरेट करते हैं कि ये वाली पेन अगर ये सिस्टम हील नहीं करेगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सपोज आप गुस्सा आ गया, he आपको comes देख के। and you react, आपको गुस्सा आ गया जूस को देख के, सो आपने रिएक्ट मतलब क्या किया? चलो पहले तो ये बताओ। नहीं, वो तो आई मीन पहले रिएक्शन वही होता कि वैसे, बिकॉज एक ऐसा स्टेज था पहले जब मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती थी, फिर जब इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कन्फ्रंट करना चाहिए था। तो अगर वो वाला स्टेज होता तो फिर मैं उन्हें कहती कि ये क्यों कर रहे हो आप, कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स देती कि आपको पता है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मम्मा पापा भी पेशेंट का कहते क्या हैं, रिएक्शन आता है? फिर गुस्सा आता आगे से। तो एक पेशेंट जो मेंटली अनस्टेबल है, जो एक बीमारी से लड़ रहा है, जिसमें अभी वो कैपेसिटी नहीं है, हमसे भी कम कैपेसिटी है, तो उसको वो कैसे ट्रिगर कर जाएगी चीज। तो रूट क्या आया कि हमारी पेन थी, हमारा डर था, हम पैनिक हुए और उसका परछावा, उसका इफेक्ट पेशेंट पे पड़ा। मोर ओवर मतलब जो आप कह रहे हो कि मेरे ब्रदर ने ही ट्राइड टू मिसबिहेव विद माय पेरेंट्स, ठीक है, यू फील दैट ब्रदर के साथ ना फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर ये भी हील नहीं हुई, व्हेनेवर यू सिट विद हिम, आपके अंदर वो हेट्रेड रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आप उसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एज अ ब्रदर, क्योंकि आपका परसेप्शन अभी ये नहीं होगा कि ही इज अ सिक पर्सन। एंड मोस्ट ऑफ अस, अगर आज भी एज अ वाइफ आप देखती हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरह से मतलब बिहेव किया था, जब पेन दिया था, हिट किया था वर्बली, फिजिकली, आप तो उस ट्रॉमा से नहीं आए बाहर। आप जब भी उसको देखोगे, अगर आपकी वो पेन हील नहीं हुई तो आपका उसके साथ कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपके अंदर वही हेट्रेड है कि ही इज ऑलवेज मिसबिहेविंग, ब्लेमिंग टुवर्ड्स पेरेंट्स, ये मेरा भाई ही अच्छा नहीं। वो हमेशा एक लव हेट रिलेशनशिप ना चलता रहे। लव हेट रिलेशनशिप एक टाइम पे हम आएंगे कि हमें बहुत ज्यादा केयर है और ये सारी चीजें, कुछ चीज ऐसी जब हमारी एसोसिएशन वाली हो जाएगी, हमारा ट्रिगर हो जाएगा, उस टाइम हम फिर से हेट करना शुरू। सो इट्स वेरी मतलब बड़ा डिस्टर्बिंग है ये लव हेट रिलेशनशिप जो होता है। तो इनके एग्जाम्पल से जब आपने दिया कि मैं अपने मतलब लव्ड वन के साथ थी, मगर वो क्लिक नहीं हो रहा था, वो कनेक्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि ही वाज कनेक्टेड समवेयर एल्स। सिमिलरली इफ वी आर कनेक्टेड विद अपनी कमजोरियां, कैरेक्टर फ्लॉज, अपनी पेन से कनेक्टेड हैं, तो हम भी अपना 100% अपने लव्ड वन को नहीं दे पाए। जिस तरह से हम पेशेंट को ब्लेम करते हैं कि तुम्हें तो बस नशे की पड़ी रहती है, तुम्हें तो बस उसी की फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं है, उसी तरह से हमारे फियर्स, हमारी पेन हमारा नशा बन चुकी है। वो बार बार हमें पीछे खींचती है, उसका नशा उससे पीछे खींचता है।
वो बैगेज equation आपके is हाँ same. द बैगेज वो आपके साथ रहेगा एंड यू नेवर एबल टू हैव दैट अ स्मूथ कनेक्शन, एक फ्री फ्लो कनेक्शन विद योर लव्ड वन, क्योंकि बैगेज किसका है कि वो पुराने इंसिडेंट्स का, वेयर ही हैज हर्ट यू। तो ये बैगेज को खाली करना, इसको उतार के जाना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन, ताकि अगर पास्ट की वो सारे लेके गए पेन, आप पेशेंट के साथ मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। We are not saying that forget that, but the thing is you have to let go those incidents, ताकि आप उसके साथ एक नया रिश्ता पीसली बना सके। बहुत कुछ होता है। और अपने आप को आज ब्लेम नहीं करो। हाँ, ब्लेम नहीं है करना। ना, अपने आप को ब्लेम नहीं करो, टैग नहीं करो, ये नहीं सोचो यार मैंने कितना गलत कर दिया। हम यहाँ पे बोल रहे हैं इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है, ये जर्नी है, कोई किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, इट्स अ जर्नी, कि आप भी ये विद टाइम सीखोगे ये चीजें, ठीक है। ये नहीं कि हमने आज बोल दिया और आज ही आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे और आप ही आज बहुत प्रो हो जाओगे और कल को जाके आप कभी ट्रिगर नहीं होगे या कुछ रिएक्ट नहीं करोगे, नहीं। बट आज की सेशन के बाद थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ मैं ये गलत कर रही हूँ, यहाँ मैं ये पिछली अपनी अजम्पशन और अपने एक्सपीरियंसेस से जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी ये सोचे वहां से लेके आ रही हूँ। सो इनको थोड़ा सा मैंने साइड पे रखा। आज सीटी बजा के जाते हैं उस कुकर की, हम अपने आप को हल्का करके जाएंगे, ठीक है। She had to even take some treatment because इतना ज़्यादा trauma हो गया था, trauma इसको। She had to appear in an exam after 1 week. तो आपको पता होगा सर के पास से फिर सेशंस लिए, काउंसलिंग सेशंस लिए, मेडिसिन लिए। क्योंकि कांस्टेंट आप पैनिक एंजाइटी मोड में रहोगे तो आपकी नेचुरली In fact, परफॉर्मेंस she भी नहीं हो was of the पाएगी। performance कि अगर मुझे ये एग्जाम फोरगो भी करना पड़े तो doesn't matter because if my brother is not well, so what is then exams in front of my brother? See, आपका भी मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन एवरी ऑफ आवर फैमिली ट्रेनिंग सेशंस, कि आपका मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम पेशेंट का टेक केयर करने को कह रहे हैं। एंड इफ एनी ऑफ यू फील कि ये सेशंस के बाद भी मतलब आपको रिलीफ नहीं मिल रहा एंड यू आर इन ट्रबल, आपको नींद के साथ, भूख के साथ, बात करने के साथ, ऑफिस जाने के साथ, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस विद एनी काइंड ऑफ हेल्प वी कैन गिव, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे मेडिकेशन है। ये हम बार बार बोलते हैं बिकॉज फैमिली बहुत बार ऐसे डिनायल में होती है, नहीं मैम मैं तो इसकी वजह से परेशान हूँ, ये ठीक हो जाएगा ना, मेरे को नींद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा ना, मैं खाना खानी शुरू कर दूंगी, ठीक है। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू टुक good care of your mental health because you were disturbed because of your brother. I would really appreciate कि sorry just to conclude कि हमारे 2 फैमिली सेशंस हुए थे and she was there with us because she was a witness with me and during that. और she straightforward said कि no, I am still not complete with counseling. I need more help. Then Namrata ma'am से बात की and she went through 1-to-1 session. She decided कि she needs a student counselor. सर से एंड आई वुड से कि दिस वाज द गुड पार्ट, जो मुझे लगा कि मेरे एक बच्चे में है तो मेरे में क्यों नहीं है ये। अगर मेरा बच्चा ये कर सकता है कि मेरे को हेल्प चाहिए और मैं नहीं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो व्हाई शुड आई, दैट गिव मी एनकरेजमेंट। तो मैम व्हाई डिडंट यू, मतलब हम क्यों नहीं कर मैं आपको फ्रैंक, हाँ मैं ये चीज़ भी, क्योंकि अभी मैं बोलने वाली थी कि जैसे आपने बोला ना कि फैमिली भी आगे आनी चाहिए। एक तो हम थोड़े पक्के हो जाते हैं विद टाइम्स, तो हमारी वो जो होता है ना कि कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, डीट हो जाते हैं, हमें लगता है ये बच्चे को ही ज़रूरत है। हमने तो बड़ा कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हुए हैं उस टाइम पे, सिंड्रोम आ जाता है क्योंकि हमने देखा होता है, हमने फलाने टाइम पे भी तो बहुत लो गए थे, फिर हम ऊपर आ ही गए थे। अब आपको एक्चुअली मैं बताऊं, मेरा बच्चे का अभी निकला है, पर मैं 2016 से मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में थी। आई डिडंट टेक एनी ट्रीटमेंट। हाँ देखो, बच्चे ने नहीं लिए, बच्चा भी मेरा हील कर रहा है अपना। मैं डॉक्टर हूँ और वो मुझे इसलिए क्योंकि मेरे फादर वाज बेडरिडन, मैं उनकी केयर टेकर थी, तो मैंने कहा दिस इज टेकिंग अ टोल ऑन मी। फिर बच्चा भी मुंबई, और मुझे दिख रहा था कि वो भी कुछ ठीक नहीं है। एंड बाद में हार्मोनल चेंजेस जो हर फीमेल के थ्रू जाते हैं, तो keeping all those things in mind and then had a little ulcerative colitis निकला, ये निकला, वो निकला करके, हाँ these are the reasons. But the point is कि अब जब मैंने तब देखा ना यहाँ पे आके अपने बच्चे को, तो मैंने कहा नहीं, I have to take
charge of myself first only. So I am now very, अभी भी मैं I am learning, अभी बहुत मुश्किल होता है जब मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड मेरी तरह नहीं करे, देखो वही कंट्रोलिंग, मेरी तरह नहीं करे, ये क्यों नहीं ऐसे कर रहे जैसे मैं कर रही हूँ, वो बीच में आ जाता है। अगर मैं अपने आप को टेक केयर कर रही हूँ, सेल्फ केयर कर रही हूँ, ये क्यों नहीं कर रहे, फिर वो अपने आप को, ये इसलिए मीटिंग्स बहुत हेल्प करती हैं, वो आपको चेक पॉइंट्स डेली आपको वो हैमर करती रहती हैं कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई ना कोई, देखो जब भी आप मीटिंग में बैठे हो, मैंने तो फ्रैंकली देखा है जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अटेंड दी फिजिकल मीटिंग्स, क्योंकि बेटे के उस टाइम पर खाने का टाइम होता है वो, तो उस टाइम पे जो मीटिंग में होता है ना, वही मेरे क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, कोई ना कोई कई बार नम्रता स्टार्ट्स ओनली विद दोज टॉपिक्स जहाँ से, हाँ हाँ, और कई बार कोई ना कोई वहाँ पे जो मीटिंग में बैठे होते हैं वो फैमिली या पेशेंट कोई ऐसी पॉइंट कर देते हैं। रीचिंग आउट फॉर हेल्प, Sorry. इतना हमें इतना मतलब रिलक्टेंट क्यों बना देता है व्हेन वी नो दैट। और ये हम बहुत देखते हैं ना फैमिलीज में, आई मीन रिलक्टेंस टुवर्ड्स टेकिंग हेल्प, एनी काइंड ऑफ हेल्प। दे जस्ट वांटेड कि इन दैट वे पेशेंट आए हैं और पेशेंट के ऊपर दे शुड फोकस। और यहाँ पे हम आपकी बात कर रहे हैं, दिस इज वर्किंग ऑन मी। पहला रिकवरी का प्रिंसिपल है कि अभी आप उसको एज एन इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट मी। वर्किंग ऑन मी इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। कि जो आती है ना अर्थ, व्हाई नॉट ही इज रिएक्टिंग, मेरे जैसे मेरे हस्बैंड क्यों नहीं बीच में कर रहे, ठीक है। और रिकवरी का प्रोग्राम शुरू यहीं से होता है कि मतलब मेरा सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है वो मैं हूँ। मतलब आई हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन माय एटीट्यूड एंड 33% वो दिमाग में मैं ला, जब ऐसी अर्ज जाती है ना तो मैं 33% ही सोचती हूँ कि मैं 33% कर रही हूँ। बहुत सारी चीजों को ना फॉर्मूलाज में फिट करके, वो बहुत अच्छा है, वो फॉर्मूलाज इजी आई याद थिंक करना। लेट्स सेशन हमने स्लाइड्स बनाई हुई है, So we'll do on skills. वो छोटे छोटे program के क्यूज ना ना, मतलब यहाँ फिट हो जाते हैं दिमाग में। दैट पिक्टोरियल हमने प्रेजेंटेशन बनाई है करके छोटे छोटे फॉर्मूलेस का, बट पिक्चर्स सो दैट वो मेमोरी में बड़े अच्छे से क्लिक कर जाए। सो वी कैन हैव दैट सेशन नेक्स्ट वीक। किसी और फैमिली के कोई फैमिली मेंबर टू शेयर जिनिका। I don't know about pain, but in my past I have had trust issues. मेरे ट्रस्ट इश्यूज काफी रहे, मुझे नहीं पता ये पेन से रिलेटेड है या नहीं, बट मेरे पास्ट लाइफ में बिफोर माई मैरिज I have had people who've broken my trust and moved out. So मेरा ट्रस्ट इशू काफी डिफिकल्ट होता है किसी पे बिल्ड कर पाना, मतलब आई हैव दैट। सो प्रॉब्ली जब भी अगर मेरे पेशेंट ने अगर बोला भी होगा मुझे चांस दे के देखो, मैंने शायद, मतलब ध्यान नहीं है, बट मैंने बिकॉज ऑफ माई ट्रस्ट इश्यूज आई कुड नॉट ट्रस्ट हिम एंड क्योंकि मैं यही सोच रहती थी वो तोड़ देगा एंड मेरे को लगता है जो तुम बोलते हो वो तो इवेंचुअली यू नो दैट इज गोइंग टू हैपन। सो वो टूट ही जाता था। एंड इस पूरे प्रोसेस में बिकॉज मेरा ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा मतलब मैंने उसको बहुत इंपॉर्टेंस रखी थी, तो वो ट्रस्ट को बनाए रखने में आई हैड टर्न्ड इनटू डिटेक्टिव। सो मुझे उसके प्लेसेस पता थी वेर एवर ही वुड गो। सो आफ्टर 2 minutes आई वुड यू नो वेरी टिपटोड आई विल गो, आई विल ट्राई टू स्नीक कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड जब मुझे दिखता था कि अच्छा मोबाइल नहीं है पास में फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं पीसफुली वापस आ जाती थी। बट रात के 2-3 बजे अगर मेरी आँख खुलती थी, आई वुड गो एंड चेक ऑन हिज फोन कि यू नो कुछ किया तो नहीं है, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन आई वुड स्लीप बैक। सो या मतलब इट्स नॉट अ ट्रस्ट इश्यूज। हम सब ने एक टाइम ऐसा आता जब हम स्पाई करने में हम सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट हमारा स्पाइंग का था, राइट। विजिलेंस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं कि हम सिर्फ स्नीक आउट कर रहे हैं कि पेशेंट कहाँ पे है। हाँ, सो देन आई रियलाइज कि ये मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं बचा है, मैं तो पुलिस चोर पुलिस की तरह हम बन के रह गए। हाँ, हस्बैंड वाइफ तो रहे ही नहीं है। देन इवेंचुअली आई मेड अ थॉट कि भैया इसने करना ही है, ये मैं ये मान ही लेती हूँ कि इसने ये करना ही करना है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकती बिकॉज आई डिडंट नो कि और कोई तरीका है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्टेंस के बाद इट गॉट मोर लिटिल पीसफुल फॉर मी। अगर वो जाता भी था, मैं अपने मन को पहले ही बोल देती थी कि तू मान ही ले कि उसने करना ही है, ताकि वो जो मैं रोल प्लेइंग कर रही थी ऑफ गोइंग एंड सीइंग एंड चेकिंग ऑन हिम, मैंने वो अपनी कम कर दी थी।
चाहे बैक ऑफ माइंड में मेरे थोड़ा थोड़ा रहता था कि कर ही रहा है, आई शुड स्टॉप हिम, आई शुड नॉट लेट हिम डू इट, मतलब पीस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मतलब क्या कबूतर आंखें बंद कर लेते हाँ कि जी, मुझे कि तो वो ये नहीं हाँ दिखेगी। हाँ हाँ पता तो हमें वो होता पता ही, हाँ कि जी, पानी तो सर से ऊपर से उठा हुआ है, हम्म, जस्ट दैट ये टेम्पररी हम एक बैंडेड लगा रहे कि हैं, अपने हाँ कि ठीक है, अपने आप को फॉर दैट समझा रहे टाइमिंग। होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हील करने की पेन की, वो पहला स्टेप निनिका ने बोला कि एक्सेप्ट करो कि पेन है, नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं नहीं इतना नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे दर्द है तो हम इलाज कैसे लेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे, वो हील कैसे होगा? So we have to accept our pain first. Acknowledge your pain कि हम बिल्कुल हम मतलब खस्ता हालत में बैठे हैं, ठीक है, ये क्या नॉर्मल लाइफ है, ये नॉर्मल रिश्ते थोड़ी हैं। A wife just spying on his husband each and every time, कहाँ जा रहा है, It's very painful. ठीक है, वो रिश्ते में कहाँ रह गया? There's no mutual trust, there's no mutual एक emotional bond. It's just that कि मैं पर्स चेक कर रही हूँ, मैं मोबाइल चेक कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कहाँ गया, गाड़ी कितनी देर के लिए गया, आधा घंटा हो गया आया नहीं, तो आपका सारा ऑब्सेशन तो उसमें ही है, तो बाकी घर बच्चे कहाँ गए? वो जो आप कह रहे थे ना कोडिपेंडेंस, एनर्जी कहाँ जा रही है ना, मतलब मैं यहाँ पे भी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने एक रात आईसीयू के बाहर जो जाग के काटनी है, जागी वो भी रात है, और एक हम किसी शादी में सारी रात जाग के नाच रहे हैं, सो इट्स की हमारी एनर्जी कहाँ पे जाती है, ठीक है। हम जहाँ नेगेटिव एक सर्कमस्टांस में होते हैं, एक सिचुएशन में होते हैं, वहाँ हमारी एनर्जी ज्यादा ड्रेन आउट होता है, ठीक है। कहाँ हम सारी रात शादी में नाच के भी वी आर ऑल गुड टू गो, है ना, कि अब ये ऐसे ही होना है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये है, सो बट आईसीयू में वो रातें बिताना, हॉस्पिटल में वो रातें जाग के बिताना, या एक बीमारी जहाँ जिस घर में आ गई है वहाँ पे ऐसे रातें गुजारना, इट्स वेरी टैक्सिंग एंड बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है फॉर अ फैमिली मेंबर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कुछ टाइम से जो भी मैंने आपको बोला, मुझे ना रेस्टलेसनेस होती थी, तो वही आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीज़न। आई वाज गोइंग टू योगा, अपना योगा करना, बीच में मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया, फिर कोविड आ गया, और वो रेस्टलेसनेस जैसे ना व्हेन आई यूज्ड टू गो टू लेटने लगो बेड पे, जैसे लेको एक हल्की सी रेस्टलेसनेस हो रही है, और वो पिन पॉइंट नहीं हो पा रही थी कि ये रेस्टलेसनेस क्यों हो रही है। जैसे बात करनी कि अच्छा यार, एंड आई एम डूइंग ऑल, और मुझे अपने अपने काम से कोई रेस्टलेस नहीं है ना, उसकी कोई नर्वसनेस नहीं है। आई यूज्ड टू टेक सेशंस, हमारे वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ सेशंस लेते थे, तैयारी करते थे, सब होता था, लेकिन एक आप बोलते हो ना, घर में जब आते हो तो एक रेस्टलेसनेस होती थी और वो पिन पॉइंट नहीं होते थे। और देखो, जब आपको जैसे सब ने यूजुअली बोला कि दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, दिस वाज द पैटर्न हियर आल्सो, कि हम पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ाई का पैटर्न है, रात को जागना है। अब आपका बच्चा रात को जाग रहा है, लाइट ऑन करके सो रहा है, ये कोई सोने का तरीका है? लाइट ऑन करके, मैं कहा तुम डॉक्टर, हमें भी पता है कि मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता, नींद नहीं आती जब आप लाइट ऑन होती है। हाँ, इवन सिटिंग रूम में जब वो पढ़ता था तो हमें था कि चलो हमें ये तसल्ली होगी कि भाई ऊपर वाले कमरे में नहीं पढ़ रहा, हमारे सामने पढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी आप सोफे पे सो रहे हो और लाइट ऑन करके ही सो रहे हो, और ये वो, तो वो रेस्टलेसनेस इसी वजह से चल रही थी कि आपको दिख रहा है कि आपके घर में कुछ नॉर्मल नहीं है, मतलब समथिंग इज गोइंग हेयरवायर। हाँ, अंदर की रेस्टलेसनेस को वी वर ट्राइंग टू वो मतलब ठीक करने के लिए बाहर की कुछ और चीजें कर रहे थे, लेकिन वो इसकी वजह से थी। डिस्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ। ठीक है, हाँ, तो आपके absolutely, I absolutely agree with her, and I also will tell everybody, because this is again one of the ways which we try to overcome the restlessness। तो चलो जी, वो अब तो अब मोबाइल हाथ में आ गया, ये सीरीज नहीं, योगा वो तो अच्छी चीजें है, सीरीज देख लो, फिर बिंज वॉच कर लो। मैंने ऐसे बिंज वॉचिंग करनी शुरू की और मैंने रियलाइज किया कि मेरा मेंटल हेल्थ खराब होने लग गई है। अंदर की रेस्टलेसनेस को अंदर की हीलिंग ही ठीक करेगी, नो मैटर यू व्हाटएवर इंडल्ज इन एनी ऑफ द एक्टिविटी, वो जा ही नहीं रही थी। हलचल नहीं खत्म। और जिस दिन मेरा बच्चा इधर आके वो रात दिन में सोया है मेरे सामने, मैंने उसको सोते देखा, मैं आपको बता नहीं सकती जो मेरे अंदर एक हीलिंग हुई है ना, कि मैंने इस बच्चे को इतनी देर ऐसे सोते नहीं देखा। हाँ, 2-3 घंटे से ज्यादा। आपने हमेशा एक
मतलब हाँ, abnormal और एक आपको पता है routine उसने देखा खुद भी उसका। क्लेम किया है कि मैं तो 2-2 घंटे पढ़ के मैंने एग्जाम्स दिए हैं और मैं इतने दिन बिना सोए भी रह सकता हूँ। और उस दिन मैं मानूंगी कि मुझे नहीं पता मैं वो सामने बेड पे मेरे ऊपर क्या था, चादर नीचे थी कि नहीं, पर मैंने खुद सो के, क्योंकि मुझे 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती थी। रात को मैं कितने बजे मैम वो इसमें हाँ मतलब हीलिंग मेरी वाइफ लास्ट टाइम टोल्ड ना कि मैं 1 महीना तो मैम खूब सोई हूँ इनको यहाँ पे हाँ, भेज के। देखो I मैम remember. अगर आप देखोगे ना मेरे पेशेंट्स में यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उन्हें नींद का इशू है, उन्हें खाने का इशू है, उनके अंदर रेस्टलेसनेस है, ठीक है, उनसे एंजाइटी नहीं, मतलब दे आर वेरी मच, ठीक है। आप देखो कि सिमिलर सिम्टम्स आप लोगों के अंदर भी हैं। वी आर जस्ट हेल्पिंग यू आउट कि आप लोग भी अपने इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए, बिल्कुल सिमिलर है। आप ये मत सोचिए कि वो यहाँ पे एनरोल हो गए, उनका कार्ड बन गया, सिर्फ ये है कार्ड आपका नहीं बना, सिम्टम्स आप सब में वैसे ही हैं। हमारा हीलिंग वो कार्ड बनाएंगे तो बोलेंगे कि ये और पैसे कमाने के चक्कर में है। आपका मैम जो पॉइंट है ना, वो अभी भी हीलिंग का नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं, आपका जो पॉइंट कि जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को पूरी रात सोते देखा, नहीं, दिस इज को डिपेंडेंसी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर करें कि दिमागी बीमारियां खत्म नहीं होती, स्लिप्स होते हैं। हाँ जी, सर सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, कि आज आपका बेटा सो गया तो आपको तसल्ली मिल गई। हो सकता है ये बीमारी के दौरान जर्नी में ये प्रोसेस है ना, स्लिप्स होते हैं, रिलैप्सेस होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, तो क्या जब वो दोबारा नहीं सोएगा तो आप परेशान हो जाओगे? दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज योर कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी, ठीक है, उसने खाया मेरे अंदर रोटी चलेगी। हम यार, आज की मीटिंग में इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। जो आपका कहना है कि वो खाएगा तो मैं खाऊंगी, वो ठीक सोएगा, होगा तो मैं हाँ, ठीक हो मैं जाऊंगी, सोऊंगी। दिस इज कोडिपेंडेंसी। क्योंकि अगर आप नहीं ठीक हुए अंदर से, आप नहीं हील हुए, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? एंड स्पेशली पंजाबी कल्चर में योर हस्बैंड इज हियर और आप तैयार श्यार होके मतलब थोड़ा सा निकल जाओ तो आपके घर वाले कह देंगे कार वाला तो तू अस्पताल छाड़ दे। आप देखी तैयार होके कि मैं तुरी फिरी रहती है। सो दिस इज सी दैट हाउ वी विल पुल अनदर पर्सन, उसका एक मतलब अपना सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब। और हम लोग खुद ही अपने घर वालों को डिस्करेज कर देते हैं। अगर कोई घर वाली कह दे कि मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ और उसका हस्बैंड रिहैब में है, लुक एट कितने सरकास्टिक रिमार्क्स आपको साथ में मिलेंगे, आप देने तैयार हो जाओगे। मैम पिक्चर तो दूर की बात है, इवनिंग मीटिंग्स आल्सो देयर हाँ। आर मेनी वाइफ्स जो रोज इवनिंग मीटिंग में आती हैं एंड उनके घर वाले ही उनको डिस्करेज करते हैं कि व्हाई यू गो एवरी डे, ठीक है, मतलब दे फील कि हाँ इसको आज़ादी चाहिए, इसको घूमना फिरना है, तो शी इज गोइंग फॉर मीटिंग्स। तो मूवी तो बहुत दूर की बात है। हम अपने लिए ही अगर निकल रहे हैं, अपनी टेक केयर करने के लिए निकल रहे हैं, वो भी नहीं, हमें सोसाइटी वो भी नहीं करने देती। discouraged by that and probably we have to see that हम लोग we are part of that society. Do we really? हम we also give a critical remark to another person. आप नॉर्मल भी देख लीजिए, फिजिकल हेल्थ में भी किसी को बुखार है और कोई उसकी वाइफ तैयार होके बैठे हो, देखिए कैसे बैठी थी हॉस्पिटल में। दिस इज व्हाट इज लाइक आवर नेचर टू क्रिटिसाइज। इट्स नॉट दैट हम अलग ही नहीं कर पाते हैं कि भाई पेशेंट है, उसकी टेक केयर करनी है, शी नीड ऑल्सो अपना, अगर उसने अपने आप को रेजुविनेट कर भी लिया तो दिक्कत क्या है? आप खाली बर्तन से परोस दोगे किसी को? आप खाली हो, आप अपने बेटे को कुछ दे दोगे मैम? अपने आप को तो पहले आपको चार्ज करना पड़ेगा ना, अपनी पहले हीलिंग करनी पड़ेगी ना, देन ओनली यू कैन गिव दैट। क्योंकि सफर तो ऐसा है, रिमिशन आना है, बीच में रिलैप्स होना है, फिर चलना है, फिर घिरना है, कहाँ से मैनेज करोगे? डोंट बाय दिस रोजी पिक्चर की एक बेड पेशेंट यहाँ से इलाज करा के गया जी, उसके बाद सफर हमारा बिल्कुल केक वॉक होगा। प्लीज ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यहाँ से मत लेकर जाना कि एवरीथिंग वुड बी वेरी स्मूथ। लाइफ वुड बी, ये बीमारी में ऐसी है, देयर आर फेजेस, पेशेंट ठीक होगा, देयर आर फेजेस पेशेंट्स के बीमारी के सिम्टम्स वापस आएंगे और स्लिप्स होंगे, रिलैप्स होंगे, तो क्या गिव अप कर दोगे आप? ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक रियलिस्टिक चेक है, जिसमें मेरे इंक्लूडिंग हम जितने लोग इधर बैठे हैं 80% वुड नीड मेडिसिन, मे बी मोर देन 80%।
ये बीमारी इस हद तक जा सकती है कि अगर एक माँ अपने बच्चे की बीमारी में 10 साल लगा चुकी है, 5 साल लगा चुकी है, जब बच्चा रिकवरी में जाता है तो एक बीवी, एक माँ का इतना खालीपन हो जाता है कि वो दोबारा जब बच्चा बीमार होता है और उसको सेवा करनी होती है तो उसको तसल्ली मिलती है। ये आप ध्यान से समझना बात। हम भी एडिक्ट हैं, को एडिक्ट्स। आपने बोला ना वो तसल्ली वाली बात, मतलब इसको आप इतना लाइटली और सुपरफिशियली मत लो। कोडिपेंडेंसी को किसी कारण से कोडिपेंडेंसी पे रिसर्च हुई है। We started enjoying that the sick role of Yes. another patient of जिस तरह से वो नशा पेशेंट को पेन भी दे रहा है मगर वो फिर भी करी जा रहा है, उसी तरह से हमारी जिंदगी का नशा बन चुका है वो। अब उसे दवा देनी है, अब उसका ख्याल रखना है, मेरे कंट्रोल में है। उसकी गलतियों की सफाई करनी है, ठीक है, फिर कल्पना भी है, फिर उसको ताने भी देने हैं, फिर ओवरडू भी करना है, बिकॉज वी बिकम एडिक्टेड टू दैट सिक रोल पैटर्न। और अगर हम फैमिलीज ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि ये डिसऑर्डर बन चुका है हमारे दिमाग में और हमें गलत फहमी है कि हमें दवा हम बड़े स्ट्रांग है, स्पेशली लेडीज को, हम सुपर वुमन है, सुपर ह्यूमन, हम सब कुछ कर लेंगे। हमारे में सुपर वुमन सिंड्रोम, सुपर ह्यूमन, मदर टेरेसा सिंड्रोम सब हमने करना है। और जो भी डॉक्टर्स कहते हैं, साइंस सेज दैट, कि जो भी बीमारियां हैं, आपकी एसिडिटी है, आपका टीबी है, आपका एलर्जीज हैं, स्किन एलर्जीज हैं, डायबिटीज है, सबका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है। इट्स रिलेटेड विद सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस। सो आप सोचिए कि थैंक्स, आई थिंक वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड साइंस कि हमारे लिए रिलैक्सेंट बने हैं। अगर मिलॉट का टैबलेट है कि हम स्लीप टॉनिक बना है, ये सब चीजें हैं। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और साइकेट्रिक दवाइयों को लेके अभी भी बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये लग जाती है। प्लीज, वी आर इन 21st सेंचुरी। डोलो खाते हैं, सब खाते हैं, ये ब्रेन बेचारा जो सबसे ज्यादा काम करता है। वैसे अगर नहीं विश्वास आता ना तो घर जाके मिक्सी मशीन सब अंदर डाल दो और पुराना सामान लेके ना घोटने से शुरू कर दो। बिकॉज इफ यू कैन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर बट नॉट इन मेडिकेशन, तो काइंडली डू दैट। क्योंकि अगर नहीं विश्वास है तो फिर उनको भी ये छोड़ दीजिए ना मोबाइल, और ये तार वाले फोन और अपनी मिक्सियां वो कोटनों के साथ लगे, उसमें हम सब फास्ट। और मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो देखो थोड़े बहुत तो होते सबके हैं, डोलो के भी हैं। एंड वी हियर से कि ये सारी जौन सी हैं मेडिसिन, इनके साइड इफेक्ट्स हैं बट वो रिवर्सेबल है। देयर आर नो सच साइड इफेक्ट्स जो कि इरिवर्सेबल, प्लस दे आर नॉट एज डेंजरस एज बीमारी। ठीक है। अब मैं एक तरफ बोलूं कि दवाई लग गई, दूसरी तरफ बोलूं बीमारी लग जाए, क्या चूज करोगे आप? You have to choose. अगर एक दवाई के 10 में से आपको 7 उसके बेनिफिट्स दिख रहे हैं और 3 उसके आपको साइड इफेक्ट दिख रहे हैं कि हाथ कांप रहा है, ठीक है, थोड़ा चलने में अभी उसको दिक्कत आ रही है, थोड़ी साइकोमोटर एक्टिविटी स्लो हो गई है, ठीक है, बोलने में थोड़ी स्लर्ड स्पीच है, तो आप क्या इस केस में 7 इफेक्ट्स दवाई जो उसको स्टेबल कर रही है, उसका बिहेवियर शांत कर रही है, उसको इग्नोर कर दोगे? ये सारी जो आपको हम बातें कर रहे हैं, ये आपका जब आपका पेशेंट मिलेगा, स्पेशली न्यू पेशेंट्स मिलेंगे, अगर कोई सेडेशन में है, कोई थोड़ा स्लर कर रहा है, तो घबरा ना जाना। आप कोई भी सिट्रिजाइन डॉक्टर लेते हैं, हाँ। ठीक है, आपको सिट्रिजाइन खा के आपको नींद आ जाती है, ठीक है, एवरीवन कफ कोल्ड में आपने एंटी एलर्जी ली और आप कहते हैं कि बस नॉकआउट, मुझे सोने दो, तब साइड इफेक्ट नहीं दिखता। अगर यहाँ मेरा पेशेंट ज्यादा सो रहा है तो एवरीबडी कम्स विद दैट, ਤੁਸੀਂ तो ਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट आई हैव फ्रॉम द फैमिलीज, मैडम ਤੁਸੀਂ तो ਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, और अभी भी आप मिलोगे आपको ये लगेगा मैडम मैं किवें बोलते पे है, मैडम ਤੁਸੀਂ तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਲੇ ਤੁਸੀਂ स्लो करता है। So we are just coming back to आज का टॉपिक दोबारा, कोई भी कोई शेयर करना चाहता है, बिकॉज वी हैव टू कॉल आवर पेशेंट्स आल्सो लास्ट 10 minutes because आप सो तब तक हमने जो नीचे एनीवन हमने जो अभी तक हाँ जी, बोला हाँ। है कि यस, हाँ सृष्टि, इफ यू वांट टू शेयर। we are the most embarrassing, humiliating, the painful incident
with our loved one. अगर आप अपने दिल में बातों को रखेंगे, कैरी ऑन करेंगे, तो पेशेंट ने रिकवरी में कभी नहीं जाना. So you have to make a choice. That is why we've written sharing. Sharing is one tool. आप शेयरिंग करेंगे, आपके अंदर खुद की एम्पावरमेंट आएगी. हम खुद हाँ जी. आई फील जब हस्बैंड को हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वही एम्बैरेसिंग होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट देयर इज नो अदर वे आउट, वी हैव टू डू इट. कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो मेरे लिए तो वही बहुत तंग वाला सिस्टम होता है. very वेरी painful. पेनफुल कि वेयर इज ही गोइंग, व्हाई इज ही नॉट कमिंग, विद whom इज ही सिटिंग, व्हाई, यू नो. वन डे ही वाज with some baba in the car, so I called him, so he turned on the Bluetooth and started talking to me, so I knew he was with them. तो स्पीकर का पता लग जाता है कि ब्लूटूथ पे है. तो आई टोल्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आपने ब्लूटूथ ऑन करके मुझसे बात कर रहे हो? तो कहते हाँ. तो मैंने कहा हाउ कैन यू डू दैट, कि मतलब आई हैव कॉल्ड यू टू टॉक, और आप उन सब के सामने जिनको मैं कभी मिली नहीं, जिनके सामने आप मुझे लेके जाना भी नहीं चाहोगे, आप कैसे मेरे से बात कर सकते हो? तो ही इमीडिएटली टर्न्ड ऑफ द ब्लूटूथ एंड ही सेड कि वो मेरे मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे मत बोल उनको. तो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग फॉर मी कि आप ब्लूटूथ ऑन करके आप मेरे से कैसे उन लोगों के साथ बात कर सकते हो जिनके साथ आप बैठे हुए हो, क्योंकि कितनी छोटी छोटी चीज हमारे अंदर इनग्रेन्ड है. मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी, जब बच्चा बाहर आ गया बेटा, तो बहुत पेन हो रही होती है. इससे पहले ना सबको होती है, एवरी प्रेग्नेंट वुमन हैज एक्सपीरियंस दैट. तो वो इतनी पेन होती है कि वो जब डॉक्टर स्टिचेस लगा रहा होता है ना, तो कुछ पता ही नहीं चलता. तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो एक जो ढांचा बन गया है ना पूरे पेन का, उसके पीछे छोटी इंसिडेंट्स बैठे हुए हैं और हमारे ब्रेन ने वो रिकॉर्ड करे हुए हैं. अगर हम वो शेयरिंग नहीं करेंगे, इसलिए डेटा इंटरवेंशन कराते हैं. जब फैमिलीज को बुरा लगता है, नहीं अब पुरानी, आप तो कहते हो पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी भी हीलिंग है, इसमें पेशेंट की भी हीलिंग, क्योंकि आपकी पेन का पेशेंट को पता ही नहीं है. और डाटा इंटरवेंशन इतना हेल्पफुल है कि वो लोग अपनी रिविजिट करते हैं जो कुछ हुआ है, जो उनको पता भी नहीं है. व्हाट यू आर सेइंग, he was in that aura or state of his illness. उसमें शायद उनको पता भी नहीं होएगा कि मैंने क्या किया. बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं साइकोसिस में, अपनी मेनिया में. हमारे पेशेंट्स हमें हिट भी करते हैं, मारते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उनको नहीं याद होता उस द गुड थिंग इज कि अब जैसे वो रिकवर कर रहे हैं, तो ही व्हेन ही रिकॉल्स, तो he feels very bad कि मैंने ऐसे किया, That's ऐसे okay. हुआ. That's okay. We don't have to induce shame, हाँ. but we need to make them understand that it was part of their disease. नॉर्मल आप हाँ, I say this only कि that's okay, ये that's याद okay. नहीं होता कि उन्होंने रात को क्या खाया था, तो उन्हें तो ये भी नहीं इंसिडेंट्स, मतलब in a very high intoxication state. It's a requirement of the disease. It's a psychological tool to induce guilt. The way doctor induces false pains in a pregnant woman to deliver. That is the requirement of the process. कि अगर गिल्ट नहीं होएगा, अगर पेशेंट को एहसास नहीं होगा, तो वो वापस इंसान कैसे बनेगा? जब रियलिटी चेक कैसे मिलेगा पेशेंट को कि उसने अपनी फैमिली को हर्ट किया है, वो कर क्या रहा था, जब तक आप उसको इस टूल के इंटरवेंशन डाटा के मतलब माध्यम से नहीं दिखाओगे, he'll never come to know that what the chaos he is creating in his और life. पेशेंट हमेशा ना ब्लेमिंग होता है फैमिली की तरफ, बाकी चीजों की तरफ. वो उनका वो जो ब्लेमिंग वाला एटीट्यूड है, उनको रियल पिक्चर दिखाती है. हम इसको मिरर बोलते हैं. उनको मिरर दिखाना होता है कि ये रियलिटी है, इस रियलिटी में आप इस प्रोसेस में से निकले थे, अब आपने नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है. वो नॉर्मैलिटी नहीं होती है बेसिकली. होती है. कोई किसी का वाइंडिंग अप, कोई क्वेश्चन? And we want the So sharing, yes. So this is like I'm attending this for the first time. So somewhere what I can take back from here is that we all are also conditioned of being in pain Yes. all the time. Yes. And when we're doing this,
So we are also stepping out of our comfort zone Right. because we are so much in comfort with our pain. Pain has brought us here. Pain only would take us out. The root, we have to go to the root. And that's why sharing is very much important. And although how much we would like to tell ourselves that we've forgotten the past, I've forgotten so many things. Is it really true कि हम भूलते हैं? आपने बोला कि दिमाग कभी कुछ भूलता नहीं. वो deep inside सबकॉन्शियस में स्टोर है ना. हाउ डज इट हैपन कि आप फलानी जगह से जा रहे हो, आप फ्रेंड से बातें कर रहे हो एंड सडनली यू आर रिमेम्बर समथिंग. दैट्स हाउ द माइंड वर्क्स. So even if I share, the thing is not going to go out of my mind. हाँ, तो हम यही कह रहे हैं. लेट मी जस्ट वाइंड अप कि हमने कुछ चीजें लिखी हैं बोर्ड पे. वन इज शेयरिंग, कि हमने अंदर नहीं रखना, हमने उसको शेयर करना है. सेकंड इज ऑफ कोर्स सबसे पहले एक्सेप्ट दैट यू आर इन पेन. बहुत सारी फैमिली नहीं कोई नहीं, बस ये ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है. फर्स्ट स्टेप ही है, हमें दर्द है, एक्सेप्ट योर पेन. सेकंड, शेयरिंग इज देयर. थर्ड, कैसे हील होएगी? मेरे बेटे ने ये किया मेरे साथ, मेरे बेटे ने बिट्रे किया, मेरे बीमार बेटे ने ये किया, डिजीज की वजह से किया. दिस इज इटसेल्फ अ हीलिंग. डिटैच करना जब आपको आ जाएगा, आई एम नॉट माय ब्रदर इज नॉट कि मेरे भाई, हाँ, पर्सन. जब वो डिटैच करना आएगा तो आप तो भी आपकी तो वहीं पे आपको अब हीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि वो बंद कमरे में जो है वो मेरा भाई नहीं, एक मरीज है. जो मेरा भाई था वो बंद कमरे के बाहर था. और ये जो आप बोल रहे हो शेयर करने से वो जानी नहीं है, डेफिनेटली वो जानी है. शेयर करने से आपने क्या किया, आपने अपनी इमोशंस को वेंट आउट किया. फिर आपको थेरेपिस्ट या काउंसलर बताएंगे कि अगर आपको दोबारा से ये थॉट्स आती हैं, तो आपने कौन सी रैशनल थॉट देनी है. That's what, yes. रैशनल थॉट देके अपने आप को कैसे मैनेज करना है. जो हमने तीसरी चीज बोर्ड पे लिखी है, टेक हेल्प. ये बहुत कम फैमिलीज करती है और रीजन हमने सारे डिस्कस करे. हम बहुत महान नहीं है, बड़े स्ट्रांग नहीं है, हमने भी इस बॉडी से ही काम करना है. मैम, इट्स नॉट गोइंग टू बी वन डे टास्क. यस, ठीक है, आपने इतनी लाइफ में इतनी पेन देखा तो इट्स नॉट गोइंग टू हील इन जस्ट वन, मतलब आप it's like recovery for the family is also going to be a process. ये जो हमारी माइग्रेन्स हो रही होती हैं, हमें बॉडी एक्स हो रहे होते हैं, हमें थकावटें हो रही होती हैं, ये हमारी बॉडी जो बता रही होती है ना सिम्टम, वो हमारे ब्रेन से ही आती है. यस, और अगर हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, हम शेयरिंग मेरे प्रोसेस में आ जाएंगे, तो आई थिंक जब हम खुद हील होंगे, हम दूसरे को हील कर सकते हैं इन अ बेटर वे. और हमारा आज का मतलब ये था, जैसे आपने बोला, यू राइटली सेड कि पेन है और हम कंडीशन हो चुके हैं. इट जस्ट हमने आज आइडेंटिफाई करना है हम पेन में थे और हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जिससे हमारी पेन और बढ़ रही थी. आज हमने ये चीजें सीखनी है जिससे वो पेन से हम थोड़ा सा बाहर, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो. ठीक है, तो करिए ना कि what was actually wrong. हमारे maladaptive behaviors थे कौन से, हमारी पेन थी, हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे. साइंटिफिकली करें, बिकॉज अगर WHO ने कहा है पेशेंट योर लव्ड वन हैज अ डिजीज, उसका एक प्रोसेस है, इट्स अ फैमिली डिजीज. तो ये हमारा भी पेन हमारा डिजीज बन चुका है. इसको भी हम साइंटिफिकली नहीं, हम अपने तरीके से कर लेंगे. जैसे हम अपने तरीके से ही सब कुछ करते आए हैं आने से पहले, अपने तरीके से हम नहीं कर सकते. अगर आपको एक फ्रेंड के साथ शेयर करके हील हो जाता है, इट्स ओके. इफ डजंट, देन गो टू अ काउंसलर, गो टू अ थेरेपिस्ट. व्हाई वुड यू लाइक टू टॉर्चर योरसेल्फ? और उस हाल में आप अपने पेशेंट का कैसे ध्यान रखोगे? सो अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट टेक फॉर अ लॉन्ग टाइम. Sir kept on telling me, take medicine, take medicine, take medicine. I didn't. Because मेरी कंडीशनिंग हो चुकी थी. I am strong. मेरे को भी यही सुनने को मिलता है, ये तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, ये सब फेस कर लेगी. Everybody used to tell me. ये जो नहीं तुम कर सकती हो. वाला सिस्टम है ना, I can manage, वो I can manage नहीं होता, we have to manage. Yes. और वो we में हमारी फैमिली भी है, हमारे थेरेपिस्ट भी है, पूरी टीम है. Without a team हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते. Nobody can. That is very much important. As a team we have to do. और लास्ट टाइम भी हमने बोला था, जब ये हम बातें शेयर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता. जब हमें ये कहा जाता है ना कि तुम भी बीमार हो, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बहुत बुरा लगता है. लेकिन every other person on this earth is suffering from one or other problem.
ये स्ट्रेस जो है ना वर्ड, ये आजकल इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, 3 साल के बच्चे से लेके 80 इयर्स तक के है ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पर वो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यस, इट्स एवरीवेयर। तो अगर हम इन द फैमिली उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क कर लेंगे तो टुगेदर वी कैन। ट्रांसफर कौन कर रहा है? हम एडल्ट्स।